हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे, लास्ट में हमने पढ़ा था वो था कांस्टेंट फॉर्म को रिमूव करना, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस के लिए हमने पूरा डेरिवेशन पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए दो ही तरह की चीज पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक हमने पढ़ा था कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो क्या आपको पता है कि एक जो टर्म है, एक हम कहें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए आपको उसमें मौजूद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटाना पड़ेगा, या अगर फंक्शन भी हैं आर्बिट्रेरी तो उनको भी आपको रिमूव करना होगा वहां से, तभी जाकर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो नया पार्ट लेके चल रहे हैं, जिस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर या कहें तो लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन को कौन सी होती है ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसी को हम सॉल्यूशन उसका बताएंगे। तो इस बार हम उसमें पहले इसका फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं पीडीई लिख देता हूं इक्वेशन। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम वर्किंग मेथड समझ लेते हैं कि वर्किंग मेथड क्या होगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लैग्रांज इक्वेशन बनी थी वो होती क्या है, वो आपको पता है किस टाइप की होती है। ठीक है, ये होती है P, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R टाइप की। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं पीडीई की। तो यहां पर इसको समीकरण नंबर अगर 1 मान लेते हैं, ठीक है, फॉर्म इस प्रकार की होनी चाहिए, वेयर जो P है, Q है और R है, R द फंक्शन ऑफ, ये सब फंक्शन कहलाते हैं किसके, फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक है, x, y, z क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। आपको पता ही है कि P की वैल्यू क्या होती है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और Q की वैल्यू क्या होती है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये जो लैग्रांज इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लैग्रांज इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का जो वर्किंग मेथड है वो हम यहाँ पे वर्किंग रूल समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्रिया विधि जिसे हम कहते हैं वो है ये। ठीक है, तो क्या क्या हमें प्रोसेस लगाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फाइंड, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, हमें सहायक समीकरण ज्ञात करनी है। सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, और वो हो जाएगा आपके पास किसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे, समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 1 का हो जाएगा आपके पास dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आप करने वाले हैं उसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को। सॉल्व दी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड जो है वो क्या होता है, 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा सब चीज, ये सब मेथड क्या होते हैं। ग्रुपिंग मेथड होता है। ठीक है, नंबर सेकंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर।
एंड नंबर 3 जो थर्ड है आपका वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, ग्रुप करके और मेथड्स लगाकर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है, ग्रुपिंग है, फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है, और फिर तीसरा जो मेथड है आपका, इन दोनों को कंबाइन करके हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, साइड समीकरण का हल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से पहले वर्किंग रूल समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने में जो क्वेश्चन करना है उससे पहले हम इसका पूरा मेथड समझे, ठीक है। तो नंबर थर्ड जो है हमारे पास दो प्रोसेस हो गया। थर्ड नंबर पर क्या आता है हमारे पास वो देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है मान लेते हैं कि माना u बराबर a व v बराबर b दो हल हैं समीकरण नंबर 1 के, ठीक है। दो हल मिले हैं हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के, हमने मान लिया, और जो समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुए हैं, जो समीकरण 2 से प्राप्त हुए हैं, क्लियर। समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुए हमें समीकरण नंबर 1 के दो हल हमें मिले हैं, u बराबर a और v बराबर b, ठीक है। इसके बाद हम इसका निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण हल जो है इसका हल समीकरण नंबर 1 का वो क्या होगा, f ऑफ ए बी बराबर 0 या फिर f ऑफ यू वी बराबर 0। एक की जगह हमने u माना ना और v की जगह पर b है, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम कह सकते हैं u बराबर फाई ऑफ v, या हम कह सकते हैं v बराबर फाई ऑफ u, ठीक है। दोनों दूसरे के फंक्शन हो जाएंगे। ये हमारे पास फोर्थ नंबर है, तो इन चारों को मिलाकर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको लैग्रांज इक्वेशन का हल मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है ग्रुपिंग मेथड, और जो आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, एक चीज आपने और पढ़ी थी ना भाई, हमने सॉल्यूशन निकाल लिए, दो सॉल्यूशन मिल गए, दो सॉल्यूशन को रखकर हमने उसका मेथड फॉर्मेशन निकाला, और ये आपका क्या हो गया, फाइनली रिजल्ट आ गया। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर, उसको क्या होता है तो वो देखते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्रुपिंग मेथड होता है कि दो वैल्यू का ग्रुप करना, ठीक है। क्या ग्रुप करना, जैसे हम आपसे कहते हैं कि dx अपॉन क्या है, p है, dy अपॉन q है, और dz अपॉन क्या है, r है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग का मतलब है कि आप पहले या तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर ग्रुप करके और फिर सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। पहले आप फर्स्ट और सेकंड को लेकर ग्रुप करके सॉल्यूशन निकाल लो, या फिर आप सेकंड और थर्ड को लेकर निकाल लो अलग से, वो दो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, और या फिर आप फर्स्ट और थर्ड को लेकर निकाल लो, तो तीन इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। पहली वाली से, फर्स्ट सेकंड से, फिर सेकंड थर्ड से, और फर्स्ट और थर्ड से, तो तीन इक्वेशन जो है आपके पास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमको सॉल्यूशन तो सिर्फ दो का ही निकालना है, क्योंकि हमारे दो फंक्शन हमने माने हैं u और v, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन तो हमें दो का ही निकालना है, चाहे आप इक्वेशन चाहे तीन बन जाए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर dx अपॉन पी बराबर dy अपॉन क्यू, तो इससे निकाल लो एक, और एक से निकाल लो, या जिससे भी इजीली बन जाए। फर्स्ट और थर्ड से अच्छा बन रहा है तो फर्स्ट और थर्ड से निकाल लो, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों से ही निकालना है, थर्ड से नहीं निकाल सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जिससे भी इजीली वे में आपका प्रोसेस बन रहा है, मतलब इजी वे में दोनों में इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो इजीली हो रहा है वो आप फॉर्मेशन बनाकर निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं। तो अब है बात आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर।
तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर चूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर चूज करते हैं। चूज मल्टीप्लायर एलिमेंट। ठीक है, सच दैट इस प्रकार से चूज करते हैं एलिमेंट कि dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r। ठीक है, तीन तो ये हमारे पास है, इन तीनों से मिलकर एक और बना लेते हैं टर्म, जैसे एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन पी इंटू एल प्लस क्यू इंटू एम प्लस आर इंटू जेड। क्लियर। अब यहां पर जो टर्म बनी है उसमें हमें इस प्रकार से एलिमेंट को चूज करना है, हमें इस प्रकार से एलिमेंट को चूज करना है कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। आपको याद आ रहा है, हमने लास्ट वाले बुक में यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये तो पार्शियल है, जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके अंदर भी हमने चैप्टर नंबर 5 था हमारा सिमल्टेनियस वाला, उसमें हमने सेम यही प्रोसेस लगाया था। ठीक है, सिमल्टेनियस वाला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने सेम यही प्रोसेस किया था, जिसमें हमने को डिनोमिनेटर को 0 बनाना होता था। ठीक है, ऐसा एल एम एन, यहाँ एन आ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, ऐसे हमें एलिमेंट चूज करने होते थे जिससे डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए, और 0 बनने के साथ साथ ऊपर वाली जो टर्म है ना जहाँ पे हमने एल एम एन को मल्टीप्लाई किया है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए, उनसे मल्टीप्लाई होकर इजीली इंटीग्रेट हो जाए। क्योंकि नीचे 0 बनने से एक फायदा ये होगा कि 0 जो है आप चाहे इसके साथ लोगे, चाहे इसके साथ या इसके साथ, किसके साथ भी लोगे आप इस टर्म को, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 बना देगा, और इस पूरे ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर 0। और मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन करने पर हमें u बराबर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, तो u बराबर a एक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, मान लेते हैं हमें u बराबर a एक सॉल्यूशन मिल रहा है इस टर्म में, तो हम कह सकते हैं कि u बराबर a इज अ सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसके साथ करके u बराबर v बराबर b वाला। ठीक है, तो वो 200 सॉल्यूशन हो जाएगा। हम तो एक मान है बात कि a कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास टर्म जो है वो इसी प्रकार की बनेगी, राइट। तो हम जो है टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद हम इन प्रॉपरली टर्म को, ठीक है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा u बराबर है, देन डी वाई अपॉन डी क्यू से साथ में इसको मिला देंगे तब तीसरा मिल जाएगा, मतलब इसी से हमको मोर देन 1 जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। हाँ, एक मेथड और था हमारा, हमने ये बात और लिखी थी यहाँ पर, उस बात को मैं समझा देता हूँ। हमने लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 क्या होता है भाई, हो सकता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन ग्रुपिंग मेथड से मिल जाए। आपने ग्रुपिंग मेथड बनाया, ग्रुप यानी कि फर्स्ट और सेकंड को आपने यहाँ पे लिया, यहाँ से p को ऊपर मल्टीप्लाई ले गए, q को यहाँ पे ले गए। p और q जो है फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x y z है। यहाँ पर p डी वाई और q डी एक्स नहीं आएगा। p का मतलब है कि p की वैल्यू हो सकता है e की पावर x के रूप में हो, x स्क्वायर हो, +1 कुछ भी टाइप की हो। ठीक है, फंक्शन ऑफ x y z है, तो जो मान लो यहाँ x y z फंक्शन है, मान लो नीचे z का फंक्शन है, तो z को मल्टीप्लाई करोगे किससे, dz से। r मान लो फंक्शन किसका है, x का है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, dx से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप ग्रुप लेके चलोगे, तो एक सॉल्यूशन तो आपको मिल जाए ग्रुप से। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, यानी कि नीचे एल एम और एन को मल्टीप्लाई करके जो मेथड मिल जाए आपको, इस तरह से करने पर सेकंड सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाए, तो दोनों को मिलाकर आपके पास इस तरह से थर्ड मेथड बन गया ना। तो आप एक सॉल्यूशन इसके ले लोगे, एक सॉल्यूशन इसका ले लोगे, मतलब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, तो दोनों को मिलाकर आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा लैग्रांज इक्वेशन का, और उस लैग्रांज इक्वेशन को हम प्रोसेस में लगाकर और फाइनली कर देंगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास था लैग्रांज इक्वेशन को समझने का प्रोसेस कि कैसे कैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद मल्टीप्लायर से या ग्रुपिंग से करते हुए दो सॉल्यूशन निकालने हैं जो हमको फाइनली लैग्रांज का हल देंगे, मतलब कि मेन संपूर्ण हल, टोटल सॉल्यूशन हमें देंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर सेम ऐसे ही जो होता है कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद विशिष्ट समाकल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये भी सब इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट में हम एक बार पहले क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर हम जो है मेथड लगाएंगे। कि कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये लैग्रांज मेथड है ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपके पास टॉपिक को मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर, तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये कौन से ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की है, और फर्स्ट ऑर्डर अगर खाली और लिख देता तब तो इसमें जो बाकी मेथड थे उससे क्वेश्चन आ सकते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर लिखने के बाद इसमें लैग्रांज को स्पेशली मेंशन किया, जिससे हमको जो है ऐसा करना जरूरी था, और इसमें से हम क्वेश्चन जो है अच्छे से अच्छे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।